साइंटिस्ट से पहले ही एक बंदा उस एरर को ढूंढकर फटाक से उसे ठीक कर देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि अपना हैंडसम हीरो युनशी है। टेक्निकल डिपार्टमेंट का बेताब बादशाह है और ये सारी छोटी मोटी चीजें तो उसके बाएं हाथ का खेल है। वही अपनी खूबसूरत हीरोइन शाओ अपने ग्रैंडफादर के साथ में बहस में लगी हुई होती है, क्योंकि वो उसकी अरेंज मैरिज एक रिच फैमिली के लड़के से जो करवाना चाहते थे, जिससे कि शाओ को तब काफी ज्यादा एतराज होता है, क्योंकि वो अपनी मनपसंद के लड़के से लव मैरिज जो करना चाहती थी। ग्रैंडफादर उसे ये डील करने लग जाते हैं कि अगर उसने 1 साल के अंदर उनकी डूबती हुई कंपनी, जो कि बहुत ही जल्द बैंकरप्ट होने वाली है, उसे बचा लिया, तो वो जहाँ चाहे वहाँ पे शादी कर सकती है। वो उसे बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। साथ ही उसे कंपनी में अपनी पहचान छुपा कर रखनी होगी कि वो चेयरमैन की पोती है। शाओ अपना सामान वामान पैक करके वहाँ से निकल ही रही होती है, लेकिन उसका भाई उसे आकर वैसे ही टॉन्ट मारने लग जाता है, जैसे कि हमें हमारे भाई लोग टॉन्ट मारते हैं। बोलता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ग्रैंडफादर जो बोल रहे हैं मान लो, क्योंकि भाई तुम ठहरी एक गेमिंग यूट्यूबर और ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। जहाँ गाइस हमें ये मालूम होता है कि शाओ का एक गेमिंग यूट्यूब चैनल है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और उसके लाखों में सब्सक्राइबर्स भी हैं। लेकिन शाओ कहाँ ही सुनने वाली थी, बल्कि वो तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। वहीं अपना हैंडसम हीरो युनशी अपने सेक्रेटरी और अपने छोटे भाई यूवी के साथ में जा रहा था, जहाँ यूवी उन्हें रास्ते में रोकते हुए बोलता है कि मतलब चार्जर लाना भूल गया। सेक्रेटरी तो उसका मजाक बनाते हुए बोलता है कि तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसे ये मालूम चलता है ना कि वो चार्जर तो उसी का था, फटाक से होटल वालों को फोन करके अपना सामान मंगवाने लगता है। शाओ भी एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी थी और वो भी यूवी के साथ जाकर उसी सेम बेंच पर बैठ जाती हैं। गेम खेलते हुए शाओ को यूवी घूर घूर कर देख रहा होता है और उसे तो यही लग रहा था कि शायद उसकी नजर उसके चिप्स के पैकेट पर है और इसलिए जबरदस्ती वो पैकेट उसे देकर वहाँ से चली जाती है। साथ ही वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सारा को ग्रैंडफादर और अपनी उस शर्त के बारे में भी बता देती है। जैसे ही वो टैक्सी में बैठकर वहाँ से जा रही होती है, यूवी के साथ उसके भाई युनशी को देखकर वो उसे पहचान लेते कि अरे यार ये तो वही है जिसने मुझे स्कूल टाइम में मेरी बर्थडे पार्टी में आने से साफ साफ इनकार कर दिया था। बोलती है कि हे भगवान, ये लड़का मेरी टैक्सी में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन देखते ही देखते वो उसी की टैक्सी में आकर बैठ जाता है, इसलिए वो अपने आप को पूरी तरह से छुपा लेती है, जैसे कि उसे तो बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही हो। ड्राइवर भी देखकर काफी शॉक हो गया था। गाड़ी में सेक्रेटरी से अपने गेमिंग चैनल की तारीफें सुनकर और ये जानकर कि वो उसके गेमिंग चैनल का बहुत बड़ा फैन है, शाओ तो फूले नहीं समा रही होती है। साथ ही सारा को भी मैसेज करके युनशी के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। ठीक होने के बाद सेक्रेटरी ने शाओ के साथ में अपनी सीट एक्सचेंज कर ली थी और इसलिए अब वो बेचारी जैसे तैसे अपना मुंह छुपाते हुए युनशी के साथ में ही बैक सीट पर बैठ जाती हैं। जैसे ही ड्राइवर शाओ की लोकेशन के लिए उसका फोन जीपीएस से कनेक्ट करता है, तो फटाक से सारा का फोन आ जाता है, जो कि उसे बोल रही होती है कि क्या तुम सच में युनशी से मिली हो क्या? लेकिन उसने तो तुम्हारे चक्कर में ही स्कूल छोड़ दिया था ना। जिसकी सारी बातें सब लोग सुन लेते हैं, क्योंकि इसका फोन स्पीकर पे जो था, और युनशी को भी मालूम हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शाओ ही है। सेक्रेटरी ये सब कुछ सुनते ही उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शाओ तो शर्म के मारे कुछ बोलती ही नहीं है। घर पहुंचने के बाद वो सारा को फोन पे वो सारी बातें बताते हुए बोलते कि मुझे बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है, क्योंकि युनशी ने मेरी वजह से ही स्कूल छोड़ दिया था। वहीं सेक्रेटरी के ये पूछने पर कि क्या शाओ आपका स्कूल का क्रश थी, युनशी उसे अपने काम से काम रखने के लिए बोलता है। और यहाँ शाओ तो युनशी के ख्यालों में ही खोई हुई थी कि टैक्सी से उतरने के बाद युनशी ने उसका फेस कैसे प्यार से खोला था और बिना कुछ बोले ही अपनी ही अकड़ में वहाँ से निकल गया था। तो नेक्स्ट डे जैसे ही शाओ ऑफिस में पहुंचती हैं, तो वहाँ पे कुछ गर्ल्स उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगती हैं, लेकिन वो भी उन्हें काफी अच्छा मजा चखा देती है। वहीं सेक्रेटरी को भी ये मालूम हो जाता है कि आज एक न्यू कमर आने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। उसने काफी सारा अवार्ड्स भी जीते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि अपनी हीरोइन शाओ ही है। जिसके बाद वो कंपनी के हेड डिपार्टमेंट से मिलती हैं, जिसमें उनकी वाइस प्रेसिडेंट भी होती हैं। वहाँ के मैनेजर शाओ को बताते हैं कि वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में युनशी के साथ में ही रहने वाली है। जैसे ही वो युनशी को वहाँ देखती है, वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है उसे वहाँ देखकर कि भाई अब वो उसका बॉस होने वाला है। शाओ उसे हाथ मिलाते हुए हाय बोलती है, लेकिन वो तो कोई जवाब ही नहीं देता। सोचती है कि ये तो जैसा स्कूल में था वैसा ही है और बिल्कुल भी नहीं बदला है। युनशी उसे ऑफिस दिखा रहा होता है, जहाँ अचानक से उसका पैर मुड़ जाता है। वो बस गिरने ही वाली होती है। उसे संभालते हुए बोलता है कि संभल के चलो, आगे तो और भी कांटे होने वाले हैं। ये बोलते ही उसे छोड़ देता है और सब देखकर उसे हंसने लग जाते हैं।
कंपनी का सबसे हैंडसम लड़का युनशी ही था, जिसके पीछे सारी लड़कियां दीवानी थी, जिसमें योंग नाम की लड़की भी थी जो कि युनशी के पीछे पूरी तरह से पागल थी। शाओ और युनशी को साथ में देखकर उन्हें काफी जलन भी हो रही थी। गुस्से में शाओ उठते हुए बोलती है कि रहने दो, मैं अपना ऑफिस खुद ही देख लूंगी। युनशी उसे रोकते हुए बोलता है कि लेकिन तुम्हारा ऑफिस तो इसी फ्लोर पे है। वहीं शाओ गलती से अपने सारे पैसे कंपनी के एम्प्लॉयज को ट्रांसफर कर देती है, जिसे देखकर सारे एम्प्लॉयज तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे ही वो अपने ऑफिस में पहुंचती है, सेक्रेटरी को देखकर उसे हेलो बोलती है। शाओ का ऑफिस बिल्कुल युनशी के ऑफिस के सामने ही था, जिससे कि वो अपनी डेस्क चेंज करने की कोशिश भी कर रही होती है, लेकिन उनके पास तो कोई और डेस्क खाली नहीं था, तो इसलिए उसे वहीं बैठना पड़ता है। जैसे ही शाओ अपना रेज्यूमे देखती है, गुस्से से लाल पीली हो जाती है, क्योंकि उसमें सब कुछ झूठ लिखा हुआ था और ये सब कुछ दादाजी के असिस्टेंट ने दादाजी के कहने पर ही किया था, क्योंकि भाई वो तो उसके लिए बहुत सारी मुश्किलें लाना चाहते थे, जिससे कि वो जल्दी हार मानकर उनके वाले रिच लड़के से शादी कर ले। वहीं युनशी शाओ की तारीफ मारते हुए बोल रहा होता है कि वो काफी सिंसियर और एक बहुत ही अच्छी लड़की है, जिससे कि उन लोगों को तो यही लग रहा होता है कि शायद उनके बीच में अफेयर चल रहा है। युनशी के बोलने पर शाओ अपनी टीम के लिए सेक्रेटरी को चुनती है, लेकिन सेक्रेटरी उसे मना करते हुए बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों चूज किया, जहाँ वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफें मारते हुए बोलती है क्योंकि तुम सबसे ज्यादा हैंडसम हो और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी हो, जिससे कि भाई सेक्रेटरी तो काफी खुश होकर शर्माने लग जाता है। शाओ सबको बोलते है कि जो भी मेरे साथ काम करना चाहता है वो मेरे साथ में हो सकता है, हम सब मिलकर इस कंपनी को ऊंचाई की तरफ लेकर जाएंगे। युनशी के ये बोलते ही क्या बस इतनी ही स्पीच थी तुम्हारी? शाओ उसे छेड़ते हुए बोलती है कि तुम अगर कुछ और भी सुनना चाहते हो तो वो मैं तुम्हें प्राइवेट में बोल सकती हूँ। सब तो हंसने लग जाते हैं। युनशी तो वहाँ से उठकर ही चला जाता है, जिससे कि वे सारे ऑफिस में तो शाओ और युनशी की बातें ही फैल चुकी थी। युनशी भी उन्हें सुन लेता है और अपने बॉस को देखकर तो सब उनसे माफी मांगने लग जाते हैं। जिसके बाद शाओ अपने टीम मेंबर यानी कि सेक्रेटरी और एक लड़की के साथ में एक साइट विजिट पे गई हुई होती है, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, जिससे कि उनकी लोकेशन खो जाती है। इसलिए सेक्रेटरी अब युनशी से हेल्प मांगता है, जो कि सैटेलाइट के थ्रू उन्हें लोकेशन भी बता रहा होता है, लेकिन गलती से सेक्रेटरी से वीडियो कॉल लग जाती है, जिसके सामने शाओ भी बैठी हुई होती है और युनशी तो सारी रात भर शाओ को ही देखता रहता है। जैसे ही शाओ की नजर फोन पर जाती है, युनशी को देखते ही उसे तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। सो अब उनका काम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुका था, इसलिए युनशी सबको पार्टी देने के लिए बोलता है। शाओ को तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, इसलिए युनशी ही उसके पास जाकर बोलने लग जाता है कि हमें पुरानी बातों को अब भूल जाना चाहिए और फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही उसे बोलता है कि आज की होने वाली पार्टी में मैं तुम्हारी फेवरेट जेलीफिश बना दूंगा। ये सुनते ही शाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अभी भी याद था कि बचपन से लेकर अब तक जेलीफिश शाओ की फेवरेट है। जिसके बाद वो लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वहाँ बहुत ज्यादा मस्ती भी कर रहे होते हैं। अचानक से जैसे ही युनशी का फोन आता है, उसके हाथ में सामान था, इसलिए शाओ उसकी हेल्प करते हुए उसके कान पे फोन लगाती है। नजदीक होने के चक्कर में उनकी तो हार्ट बीट ही बढ़ जाती है। साथ ही उसे कैंडी देते हुए बोलती है कि ये मैं तुम्हारे लिए शंघाई से लेकर आई थी, लेकिन युनशी की भी नजर उसके बिल पर पड़ जाती है, जिससे कि बेचारी शाओ का तो पोपट ही बच जाता है, क्योंकि वो कैंडी तो उसने अभी अभी यहीं से ली थी और उसका झूठ पकड़ा गया था। जहाँ रास्ते में उनकी मुलाकात चांसो नाम की एक लड़की से होती है, जो कि शाओ को बोलती है कि तुम इसके साथ क्यों घूम रही हो, ये तो डाइवोर्सी है और इसका एक छोटा बच्चा भी है। जिससे कि शाओ भी थोड़ा सैड हो जाती है और उसे ये लगने लग जाता है कि यू भी युनशी का बेटा है, जबकि वो तो उसका भाई था। और अचानक से हंसते हुए बोलती है कि फिक्र मत करो, वो तो भी सिंगल है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सेक्रेटरी की गर्लफ्रेंड होती है, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। खाने के टाइम पर शाओ को अपने बचपन वाली बातें याद आने लग जाती हैं कि जब वो युनशी की बहुत ज्यादा केयर करती थी, लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ उसे इग्नोर ही मारता रहता था। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि भाई ये सोचने वाली बात है कि अगर युनशी को शाओ की चिंता नहीं होती तो आज तक उसे ये याद होता ही नहीं कि उसकी फेवरेट डिश कौन सी है। वेल तो फिर सब लोग खाते खाते गेम खेलने लग जाते हैं, जिसमें पहला सवाल युनशी से ये पूछा जाता है कि क्या आप लोग स्कूल फ्रेंड्स हैं और क्या शाओ आपके स्कूल में क्रश थी, जिस पर युनशी भी हाँ बोलता है, जिससे सुनकर शाओ तो काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद युनशी को अकेला पाकर वो उसके पास में बियर लेकर जाती है और उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने अपने सपने को पूरा कर ही लिया, क्योंकि बचपन से ही तुम्हें
सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था, जिस पर युनशी भी हामी भरते हुए बोलता है कि सैटेलाइट्स मेरी हमेशा से ही फेवरेट रही है, क्योंकि इसके थ्रू हम 2 बिछड़े हुए लोगों को भी ढूंढ सकते हैं। जहां अचानक से शाओ को टूटता हुआ तारा मिल जाता है, जिससे कि वो विश मांगने लगती है और युनशी के ये बोलने पर कि तुम्हारी विश क्या है, शाओ को अपने स्कूल की बात याद आने लगती है, जब उसने पहली बार युनशी को देखा था और देखते ही उससे प्यार ही हो गया था और वो हर कीमत पे युनशी को अपना दोस्त बनाना चाहती थी। लेकिन भाई युनशी बहुत ही जीनियस और थोड़ा रूड था, लेकिन अपनी हीरोइन भी कुछ कम नहीं थी। वो भी हार मानती ही नहीं थी, हर जगह उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। साइकिल खराब होने का बहाना बोलकर युनशी के साथ ही उसकी साइकिल पर बैठ जाती थी। खाते वक्त बस उसका ब्रेसलेट गिरने ही वाला होता है, लेकिन युनशी उसे बचा लेता है, जिस पर वो बोलती है कि ये मेरी ग्रैंड मॉम की आखिरी निशानी है, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। शाओ ने युनशी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लिया हुआ होता है, क्योंकि उसने उसकी बहुत ज्यादा हेल्प जो की थी। शाओ का आज बर्थडे था, सामने से ही उसके लिए कोई केक लेकर आ रहा होता है, जिससे कि वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि शायद ये युनशी है, लेकिन वो तो उसका दोस्त निकलता है। युनशी भी बाहर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन शाओ केक का सबसे पहला पीस लेकर उसके पास ही जाती है, जिससे कि उसके दोस्त को तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि केक तो तुम्हारे लिए मैं लेकर आया था। लेकिन युनशी तो वहाँ से ही गुस्सा होकर जाने लग जाता है। शाओ उसे रोकते हुए घर पर बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो तो उसके लिए भी साफ साफ मना कर देता है, जिससे कि शाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रोते हुए उसके मुंह पे वही गिफ्ट फेंक कर जाने लगती है, जो कि उसने उसके लिए बहुत प्यार से खरीदा था। ये सब कुछ सोचते हुए शाओ अपने पास्ट से बाहर आती है और युनशी को बोलती है कि हम सब कुछ भूल कर अब दोबारा से एक नई शुरुआत करेंगे और सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देंगे। नेक्स्ट सीन में शाओ वॉशरूम में 2 गर्ल्स को आपस में बातें करते हुए सुन लेती हैं, जो कि बोल रही थी कि लगता है कि मिस्टर युनशी और शाओ का अफेयर चल रहा है, और वो ये सारी बातें रिकॉर्ड भी कर लेती हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आकर कॉफी लेने के लिए जाती हैं, उसके पास तो पैसे ही नहीं थे और ये सारी चीजें यांग ने भी देख ली होती हैं। ऑफिस आने के बाद वो देखती है कि वाइस प्रेसिडेंट युनशी को बहुत ज्यादा डांट रही होती है, क्योंकि आजकल युनशी का ध्यान काम पर है नहीं, शायद उसकी लाइफ में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, जिससे कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में बहुत ही ज्यादा एरर्स आ रही हैं, और अगर उसने ये सारी एरर्स ठीक नहीं की तो उसका जल्दी यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में शाओ युनशी के लिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना लेकर वहाँ पर पहुंची हुई होती है, जिसे देखकर युनशी बोलता है कि क्या बात है, तुम मुझे इतना मक्खन क्यों लगा रही हो। वो बोलती है मैं तो पहले से ही बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हूँ। साथ ही उसे बोलती है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट के साथ में तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी उसमें हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन भाई अपना रूड हीरो तो हमेशा की तरह ही उसे इन सबसे दूर रहने के लिए बोल देता है। जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे के इतनी नजदीक आकर बातें कर रहे थे ना, सेक्रेटरी भी उन्हें ऐसे देख लेता है और उसे तो कुछ और ही लगने लग जाता है। वही रात के टाइम पर युनशी के साथ में सारा स्टाफ खाने के लिए वहाँ पर पहुंचा हुआ था, लेकिन शाओ तो उनमें थी नहीं, क्योंकि वो तो बेचारी ऑफिस में ही देर रात तक रुक कर अपना काम कर रही होती है, क्योंकि उसने ये बात ठान ली थी कि वो हर हाल में युनशी की हेल्प करके ही रहेगी और उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगी। और जैसे ही बात युनशी को मालूम होती है कि शाओ तो अभी तक ऑफिस में ही है, वो तो ऑफिस के नीचे जाकर ही उसका वेट करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ युनशी से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही होती है, क्योंकि उसने उसकी हेल्प लेने से जो इनकार कर दिया था। और जैसे ही शाओ को सेक्रेटरी से ये मालूम होता है कि सारे फसाद की जड़ कोई और नहीं बल्कि युनशी के क्लाइंट मिस्टर गी हैं, जिनके साथ में कुछ टेक्निकल एरर आ रही है, वो तो सीधा उनसे मिलने के लिए पहुंच जाती है। मिस्टर गी एक बहुत ही अकड़ू और लूज कैरेक्टर वाले इंसान थे, जो कि बार बार शाओ को ढूंढने का कोई न कोई बहाना ढूंढ रहे थे। चंटी योंग भी वही पर होती है, जो कि उनकी वीडियो बनाकर सीधा युनशी को ही भेज देती है। युनशी भी वहाँ पर पहुँच जाता है, बाहर ही उनका वेट करने लग जाता है, जहाँ मिस्टर गी शाओ को जाते हुए बोलते हैं कि मैं आपकी कंपनी से दोबारा कांटेक्ट करने के बारे में सोचूंगा। जहाँ अचानक से मिस्टर गी का बेटा पहुँच जाता है, जो कि उनसे भी ज्यादा डबल लूज कैरेक्टर का होता है। शाओ पर बहुत ज्यादा लाइन मारने लग जाता है और उसे घर छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन जिसके लिए शाओ साफ मना कर देती है। युनशी भी बाहर से सब कुछ देख रहा होता है और मैसेज करते हुए शाओ को अपना ध्यान रखने के लिए बोलता है, जो कि शाओ को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि वो तो जानती नहीं थी कि युनशी ये सब कुछ देख रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग युनशी शाओ को अपने ऑफिस में बुलाकर वो लास्ट नाइट वाली वीडियो दिखाने लग जाता है, जिसमें शाओ युनशी के बारे में बोल रही होती है कि मेरे बॉस एकदम पागल है, जिन्हें की कुछ भी आता ही नहीं है, और इसीलिए तो उन्होंने मेरी जैसी एकदम स्मार्ट असिस्टेंट को हायर किया हुआ है। शाओ तो एकदम मासूम शक्ल बनाते हुए बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी।
युनशी उसे डांटते हुए बोलता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मिस्टर गी बिल्कुल भी सही आदमी नहीं है। वहीं पे अपने सेक्रेटरी और उसकी गर्लफ्रेंड चांसू का तो एक अपना ही रोमांस चल रहा था। दोनों एक दूसरे को हार्ट पास कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में युनशी शाओ को मिस्टर लिंग के पास बिजनेस मीटिंग के लिए लेकर पहुंचा हुआ होता है, जो कि उन्हें पहले से ही जानता था क्योंकि वो उसके प्रोफेसर रह चुके थे, जो कि उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उनकी काफी हेल्प भी कर रहे थे। डिनर के लिए सब जा रहे होते हैं, जहाँ शाओ की एक मस्त सी एंट्री होती है, जिसे तो सब देखते रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जो लग रही थी। युनशी की तो नजरें ही इसके ऊपर से नहीं हट रही थी। जिसके बाद लेट नाइट तक युनशी को काम करते हुए देखकर शाओ उसके पास जाती है। बियर लेकर युनशी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। शाओ की तो हार्ट बीट ही फास्ट हो गई थी। युनशी उसके चेहरे से कुछ हटाते हुए बोलता है कि तुम्हारा मेकअप निकल रहा है, जिससे कि भाई अपनी हीरोइन तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। जहाँ वो स्माइल करते हुए बोलता है कि सच में आज तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। शाओ ड्रिंक करते हुए युनशी से बोलती है कि तुम अपनी जॉब से रिजाइन देकर ये सारा काम मुझ पे क्यों नहीं छोड़ देते हो। युनशी भी उसे मुस्कुराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ में काम करके बहुत खुश हूँ। शाओ के पास पैसे खत्म हो जाने के कारण वो अपना एक डिजाइनर पर्स योंग को बेच देती है, जिसके बाद वो युनशी के पास जाकर इनोवेशन कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बोलती है। युनशी पूछता है कि तुमने पहले तो उसके लिए साफ साफ मना कर दिया था ना, तो फिर अचानक से क्या हो गया है। शाओ भी अपनी क्यूट क्यूट सी हरकतें करने लग जाती है और बोलती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ रहकर थोड़ा बहुत काम सीखना चाहती हूँ। लेकिन युनशी तो समझ चुका था कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। नेक्स्ट सीन में युनशी शाओ को अपने दोस्त लिंग से मिलवाने के लिए ले जाता है, जो कि कॉलेज का उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। लिंग से मिलने के बाद शाओ का मन केक खाने का होने लगता है कि स्कूल का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें कोई उसके लिए हमेशा केक लेकर आता था और अब युनशी उसे फाइनली ये बात बता ही देता है कि वो कोई और नहीं बल्कि युनशी ही था। शाओ के ये पूछने पर कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, युनशी उसे बोलता था कि तुम तो बस भुक्कड़ों की तरह ही केक पर टूट पड़ती थी। ये जानने की तो तुमने कभी कोशिश भी नहीं की थी वो केक तुम्हारे लिए कौन भेजता है। नेक्स्ट मॉर्निंग युनशी और शाओ आपस में चैट पे लगे हुए होते हैं। यान को देखते ही वो अपनी चैट छुपा लेती है ताकि उनके बारे में कोई भी गलत ना सोचे। सारा काम फिनिश होने के बाद शाओ फिर युनशी के पास आती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही रूमर सुने हुए, तुम्हारा चक्कर बहुत सारी लड़कियों के साथ चल रहा है और तुम सब पर फ्लर्ट मारते फिरते हो। युनशी उसे इन सारे रूमर से दूर रहने के लिए बोलता है, जहाँ पर अचानक से मिस्टर वांग भी पहुँच आते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी बहुत लेट हो गया है और अब आप दोनों को यहाँ से अपने घर चले जाना चाहिए। जिस पर शाओ से बोलती है कि क्यों ना आज लेट नाइट वर्क के लिए तुम मेरे घर आ जाओ। जिसके बाद फिर युनशी भी शाओ के घर पहुँच जाता है और उसके घर को अच्छे से देख दाख कर वो बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है, जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा सैड भी लग रहा था। शाओ के पूछने पर वो बोलने लग जाता है कि उसके एक फ्रेंड का हार्ट सर्जरी होने वाली थी, लेकिन उसका डॉक्टर सर्जरी से पहले ही फॉरेन कंट्री चला गया है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। शाओ उसे बोलती है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ फिर तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। एक्चुअली मेरे एक अंकल कार्डियोलॉजिस्ट है और मैं उनसे बोलकर तुम्हारे दोस्त की सर्जरी आराम से करवा दूंगी, इसलिए तुम फिक्र मत करो। जहाँ पर फिर लिंग भी पहुँच जाता है और उसका इतना शानदार सा घर देखकर उसकी तारीफ मारते हुए बोलता है कि ये कहीं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का तो नहीं है। युनशी बोलता है कि नहीं नहीं, उसका तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। लिंग के ये पूछने पर कि क्या वो सिंगल है, शाओ से बोलती है हाँ, तो क्या तुम्हारी नजर में ऐसा कोई है। लिंग बोलता है कि नहीं, तो फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं है। शाओ युनशी की साइड देखते हुए बोलती है कि वैसे मुझे कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पर अचानक से फिर उनकी डोरबेल बजती है, टिंग टोंग, और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शाओ का पड़ोसी आकर उन्हें केक देते हुए बोलता है कि आज मेरे बेटे का बर्थडे था, जिसे देखकर तो भाई युनशी को काफी ज्यादा जेलसी हो रही होती है। और जैसे ही उनका काम फिनिश होता है वो वहाँ से जा रहे होते हैं। शाओ तो केक खाने वाली होती है, लेकिन युनशी ना तो खुद खाता है और ना ही वो शाओ को खाने देता है। साथ ही जाते हुए शाओ को ये भी बोलने लग जाता है कि किसी के लिए तुम्हें रात को डोर ओपन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर वापस जाते टाइम लैंग उससे पूछता है कि क्या तुम सच में शाओ के लिए कुछ फील करते हो, तो युनशी उसे बोलता है कि हाँ, मैं उसे बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ और मैं नेक्स्ट ईयर ये कंपनी भी छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे कुछ और भी प्लान्स हैं। मॉर्निंग के टाइम पर फिर युनशी हॉस्पिटल में शाओ के डॉक्टर अंकल का वेट कर रहा होता है, जो कि उसके पास आते ही उसे समझाते हुए बोलते हैं कि बेटा
बेटा चिंता वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मुझे लगता है कि शाओ को तुम्हारी कुछ ज्यादा ही चिंता है क्योंकि उसने पूरी रात पर मुझे फोन करते हुए बहुत ज्यादा परेशान जो किया था। ये सुनते ही युनशी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि शाओ के चक्कर में ही उसके फ्रेंड का सिटी के बेस्ट डॉक्टर से जो इलाज हो रहा था। जैसे ही फिर शाओ का फोन आता है वो उसे थैंक यू बोलता है, साथ ही उसके काम के बारे में भी पूछने लग जाता है। शाओ बोलती है कि फिक्र वाली कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। जहाँ पर तभी वाइस प्रेसिडेंट शाओ के पास क्लाइंट के सिग्नेचर को चेक करने के लिए पहुँच जाती है। वहीं युनशी भी अपने दोस्त के होश में आने के बाद हॉस्पिटल से सीधा बाहर निकलकर शाओ के पास आता है, उसको मिलता है और उसे अपना मफलर भी देने लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड जो हो रही थी। वहीं वाइस प्रेसिडेंट गाओ को शाओ को कंपनी से ही निकालने के लिए बोल रही होती है क्योंकि उसने अपने क्लाइंट के साथ में ड्रंक होकर सिग्नेचर जो लिए थे, जिसके लिए चांस उसे वहाँ से हुई सारी बातें बताते हुए ऐसा करने से रोकने लगती है। साथ ही उसने तो युनशी को भी कॉल करके सब कुछ बता दिया होता है, जो कि शाओ के साथ डिनर के लिए वहाँ पर आया हुआ था। युनशी उसे फोन पर बोल रहा होता है कि मुझे ये लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद है, जो कि शायद अभी भी चुप चुप कर हमारी सारी बातें सुन रही होगी। और वहाँ पर ऐसा ही हो रहा था, शाओ उनकी बातें चुप कर सुन रही थी, यानी कि भाई उसका पूरा भांडा फूट चुका था और इसलिए अब तो वो युनशी की तारीफें मारने लग जाती है। युनशी उसे रोकते हुए और डांटते हुए बोलता है कि वो क्लाइंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, तो अब तो पहले तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। जिसके लिए शाओ भी रेडी हो चुकी थी। जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं ना, शाओ को उसके स्कूल का फ्रेंड लिन मिल जाता है। लिन से पूछता है कि क्या तुम दोनों साथ में हो। शाओ वॉज लाइक कि नहीं, युनशी मेरे सीनियर है और साथ ही मेरे बॉस भी हैं। जिसके बाद लिन तो उन्हें स्कूल की रियूनियन पार्टी में ही ले जाता है, जहाँ हम सूजी को देखते हैं जो कि स्कूल टाइम से ही युनशी की दीवानी थी और ये सब कुछ तो शाओ की फ्रेंड उसे बता रही थी। वहीं सूजी युनशी के पीछे पीछे घूम रही होती है, वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही युनशी देखता है कि भाई शाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो तो उसे अवॉइड ही मारने लगता है। जिसके बाद सारे लोग टीम्स बनाकर ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ शाओ का एक फ्रेंड ये शर्त लगाने लग जाता है कि अगर उसकी टीम हारी तो वो उसके साथ में डेट के लिए जाएगी, जिससे कि शाओ भी मान जाती है। ये सुनते ही युनशी का तो पूरी तरह से दिमाग खराब हो जाता है कि भला मेरे होते हुए वो किसी और के साथ डेट पर आखिरकार कैसे जा सकती है। और फिर भाई गुस्से में युनशी तो गेम भी जीत जाता है, मतलब कि शाओ को अब डेट पर जाना नहीं पड़ेगा। जिससे कि उसकी दोस्त भी उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो तुम्हारे लिए ही खेल रहा है। शाओ तो फिर अपनी फ्रेंड को ही चुप कराने लगती है। जिसके बाद युनशी शाओ को घर छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन शाओ तो उससे नाराज थी। बोलती है कि मैंने तो सोचा था कि शायद तुम ये गेम बस एंजॉय करने के लिए ही खेल रहे हो। युनशी भी उसे बोलने लग जाता है कि लेकिन तुम्हारे फेस को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि